बेटे अब हम चर्चा करेंगे एक इंपॉर्टेंट नोट की, नोट ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ये ऐसा नोट है कि इस नोट को देखते ही बच्चे के शरीर में तरंगे उठने लगते। वो कहता है इतना छोटा नोट। अब मैं ना तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, 2-3 आइटम में तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। ऐसे समझाना बेकार है। ये है ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है ना। ग्रॉस ब्लॉक का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब आज तक का डेप्रिसिएशन। नहीं समझ आया? और ये है नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इस प्रकार हमारे 3 मेन कॉलम है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे व्हीकल्स का। सबसे पहले मैंने कहा भाई मेरा ओपनिंग बैलेंस व्हीकल का 1000 था शुरुआत में। इस साल मैंने 400 के नए व्हीकल खरीदे, एडिशन। बेचे होते तो माइनस कर देते। फिर मैंने एक बंदे का बिजनेस टेक ओवर कर लिया था। उस बिजनेस में भी मेरे पास 500 के नए व्हीकल्स और व्हीकल्स आ गए। मुझे इस बार लगा कि मेरी ना कुछ पुराने व्हीकल बिल्कुल खराब हो गए, वेस्ट हो गए, खत्म हो गए। वो व्हीकल जो थे 100 के थे, मैंने माइनस कर। तो इसका मतलब एंड में मेरे व्हीकल कितने रह गए? 1800। बताओ मजा आया कि नहीं आया? तो पहली फिगर होती है मेरे बच्चे ओपनिंग बैलेंस। फिर वो व्हीकल्स जो आपने खरीदे तो प्लस, बेचे तो माइनस। फिर अगर किसी का रनिंग बिजनेस टेक ओवर किया है, जैसे किसी का बिजनेस पूरा ही खरीद लेते हैं ना, तो उसमें तो मशीन भी आ जाएगी, व्हीकल भी आ जाएगा, बिल्डिंग भी आ जाएगी। उसके साथ जो व्हीकल आए वो इस क्वेश्चन में कितने? वो 5। इंपेयरमेंट लॉस होता है, जैसे कोई व्हीकल को आपने देखा भाई इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई है, ऑल्दो मेरी बुक्स में तो वो चल रहा है, पर वो वैसे अब जिंदा, वो बेकार है, खत्म हो गया। इंपेयरमेंट लॉस हो, जैसे होता है ना कई बार कोई व्हीकल बिल्कुल ही खराब हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, भाई बिल्कुल ही लॉस हो गया, तो वो आपने माइनस कर। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया? 1800। अब जो साल के शुरू में बैलेंस था ना डेप्रिसिएशन का था, मान लो वो था 400। कितना था? तो अब ओपनिंग वैल्यू निकलाएगी ना, रिटर्न ऑन वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 1000, और ये ओरिजिनल ओपनिंग क्या था? 400। तो ओपनिंग वैल्यू निकला ही नहीं, कितनी निकलाई? 600 निकले। आ गया समझ में? ओपनिंग तो यूं निपट गया। नहीं समझ आया? बेटा साल के शुरू में ओरिजिनल फिक्स्ड एसेट थी 1000 और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 था। तो राज्य साल के शुरू की WDV क्या हो जाएगी? 1000 माइनस 400, 600। नहीं समझ आया? अब ओपनिंग बैलेंस तो हो गया 400। ये जो एसेट्स हैं, जो हमारे एसेट्स है, उस पर हमने इस साल जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो लगाया है मान लो 300। अब रिवैल्यूएशन की वजह से कोई डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट किया हो तो उसको यहां दिखा दो, नॉर्मली ये 0। अब हमने इंपेयर वाली एसेट हटा दी थी ना, 100 की एसेट जो वैल्यूलेस हो गई, तो जब एसेट हटाओगे तो उसका क्या हटाओगे? डेप्रिसिएशन। उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो मान लो 70 था। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई एसेट रिवैल्यू करी थी तो उसका डेप्रिसिएशन रिवैल्यू अकाउंट में जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां जाता है? तो जैसे हमने तो यहाँ 300 दिखा दिया ना, मान लो इसमें से 50 जो डेप्रिसिएशन है वो रिवैल्यूएशन वाली एसेट्स का है। किसका? तो फिर वो यहाँ माइनस कर, ताकि यहाँ पर सिर्फ उन एसेट्स का डेप्रिसिएशन आए जो बिना रिवैल्यूड के, मतलब जिन उस पोर्शन पे डेप्रिसिएशन आए जो रिवैल्यूड है। क्योंकि रिवैल्यूड वाला जो रिजर्व होता है ना वो अलग होता है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी वहीं चला। नॉर्मली ये क्वेश्चन में क्या होगा? 0। मतलब समझो ना, जैसे मेरी एसेट थी तो उसमें कुछ एसेट्स को मैंने बढ़ा दिया था, तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसका डेप्रिसिएशन 50 है और टोटल का 300 है। तो 300 में ऐड कर दूंगा और 50 यहां माइनस करके डेप्रिसिएशन हटा दूंगा, यानी यहां डेप्रिसिएशन कितने का दिखाऊंगा? 250।
और वो जो 50 का डेप्रिसिएशन है वो कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन, क्योंकि वो एसेट बढ़ के भी तो वहीं गई है, तो उस हिस्से का डेप्रिसिएशन भी तो वहीं जाएगा। नहीं मेरी बात सुन। अब 400 और 300, 700, 700 में से 70 डेप्रिसिएशन उन एसेट्स का हट गया जो आपने बेकार कर दी, तो कितना रह गया? 36। अब इस गोला बना रहा हूं, ये 36 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और ये 1800 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, तो क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू क्या होगी? 11.7। इस पे गोला डाल दिया मैंने, गोले से गोला मिला और चकोर से चकोर। नहीं समझ आया भाई? स्क्वायर में, रेक्टेंगल मैंने किस में डाला है? ओपनिंग बैलेंस पे, और सर्कल किस में डाला है? सच से बताओ मजा आया कि नहीं? एकदम इजी कर दिया कि नहीं कर दिया? 630 था ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट 1000 स्क्वायर के अंदर लिखी है, और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400, तो 600 होगा। 600 तो है, ठीक तो है। ये वाला, ये तो कॉलम ऐड कर दी ना, 400 जमा 300 700 माइनस 70 इक्वल टू 600। नहीं समझ आया? वो तो इस ये नीले वाला जो कॉलम है ना, इसका जोड़ है, और ये पिंक वाले का जोड़। मैंने कलर बना दिया ना ऊपर, देखो ग्रॉस ब्लॉक का कलर क्या रखा है? पिंक। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कलर क्या रखा है? ब्लू। और रिटर्न डाउन वैल्यू का क्या रखा है? पिंक। अलग अलग कॉलम्स बना दिए। पूरा समझ में आ गया? अब ना एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं इसी के ऊपर, तो वो आप इस फॉर्मेट में सेट कर लोगे तो आपकी जीत हो गई। आप जीत गए, आप इंसान रहे ही नहीं, आप उनसे आगे निकल गए। कैसा लगा? आप बच्चे रहे ही नहीं। ये क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने बनाया ब्लैंक फॉर्मेट में आपने एडजस्ट करना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप पहले ये क्वेश्चन लिख ले और अपने आप ट्राई करो। मैं आपको 4-5 मिनट दे, उसके बाद फिर मैं ये करके दिखाऊंगा। आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, मैं बता ही नहीं सकता। अब बच्चे देखेंगे, मैं पहले लैंड एंड बिल्डिंग करा रहा हूं, फिर आपको थोड़ा टाइम दे दूंगा। देखो अब ओपनिंग बैलेंस 500, परचेज 100 और एक्वायर्ड थ्रू एक्विजिशन 200। सेल तो कोई है नहीं, एक इंपेयरमेंट लॉस है 100, तो 500 100 खरीदा, 200 एक्वायर, 100 का इंपेयरमेंट लॉस। तो ओपनिंग बैलेंस 500, 100 खरीदा, 200 एक्वायर किया, 100 का इंपेयरमेंट लॉस, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 700। और इसका नाम क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। ये मैंने एलबी लिख दिया, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। मजा आ गया होगा बच्चों? अब आगे फिर से देखते हैं। जो ये डिस्पोज ऑफ किया है इसका डेप्रिसिएशन 60 है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 100 है, ओपनिंग बैलेंस 150। तो ओपनिंग बैलेंस 150, करंट 100, इंपेयरमेंट वाले का 60 जो हटाना है, तो ओपनिंग 150, करंट का 100 और 60 इंपेयरमेंट वाला हटाना है, तो 250 माइनस 60 190। अब मैं गोला और स्क्वायर बना रहा हूं, ये हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 350 स्क्वायर। अब गोले, क्लोजिंग गोले 700, 190, 510 गोले। क्लियर? किस किस का पूरा ठीक था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सारे चोरा ठीक था। जो एसेट हटाई है ना ये 100 वाली, उसका डेप्रिसिएशन भी हटा देंगे ना भाई। एक बच्चे को उसके घर वालों ने निकाल दिया, बहुत शरारती बच्चा था, एग्जाम्पल है, उसको निकाल दिया, तो उसके कपड़े लत्ते भी तो उसको दे देंगे, जा भैया अपने कपड़े लत्ते भी ले जा, अपना सब सामान ले जा। ये थोड़ी तू निकल जा सामान तेरा पड़ा रहेगा, उसका चार डालना। नहीं समझ आएगा? तो जब एसेट हटाओगे तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो हटाओगे बुक्स में, तभी तो वही डेप्रिसिएशन रह जाएगा ना जो एसेट रह गए। नहीं मेरी बात जचिएगा? हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, जब वो जाते हैं तो अपने कपड़े भी तो साथ ले जाते हैं, एसेट जाएगी तो साथ अपना डेप्रिसिएशन भी तो ले जाएगी। जो बच्चे इसको रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, तो वो क्वेश्चन के वक्त पॉज कर लिया करो, जब क्वेश्चन आता है ना पॉज कर लिया करो, फिर अपना करके उसको रीस्टार्ट कर लिया करो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
जो बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो ऐसा किया करें, उनको बड़ा आनंद आएगा। अब आप प्लांट एंड मशीनरी का इसी तरह ट्राई करिए, फिर मैं उसका दिखाता हूं। अब बेटा इस वाले को करते हैं, आपका पक्का हो जाएगा ये। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1500, जो बेची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 200 है और टेक ओवर वाली 200 है। तो 1500 ओपनिंग है, 200 टेक ओवर से आई और 200 डिस्पोज ऑफ हो गई। तो ये हो गया 1500 ओपनिंग, 200 डिस्पोज ऑफ हो गई, 200 टेक ओवर से आ गई, तो नेट 1500 ही रहा। वाह भाई वाह, करिश्मा हो गया, 1500 रहा प्लांट एंड मशीन। अब रिजर्व की बात करते हैं, प्रोविजन की। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड कह रहा है 500 है, करंट 300 है और जो बेची है उसका 80 है। तो 500 जमा 300 माइनस 80 हटा देंगे। 500 ओपनिंग है जमा 300 इस साल का और जो 80 बेची उसको हटा दिया 720। अब मैं वही कर रहा हूं, रेक्टेंगल माइनस रेक्टेंगल, 1000 रेक्टेंगल में आ गया। ओपनिंग के लिए रेक्टेंगल है, क्लोजिंग के लिए सर्कल 1500 माइनस 720, सर्कल में 780, नीचे टोटल्स आ जाएंगे 1290 और 910 और 1350, ऐसे सारे नीचे टोटल कर लो। बैलेंस शीट में दो ही जाते हैं नेट फिगर्स, कौन कौन सी? 1290 करंट ईयर में जाएगी, याद है ना कौन से हेड के अंदर? नॉन करंट एसेट्स में पहला हेड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का पहला हेड टेंजिबल एसेट, उसमें करंट ईयर क्या आ जाएगा 1290 और लास्ट ईयर क्या आ जाएगा 1350। तो जिन भी बच्चों ने करने में प्रॉब्लम आई है वो इसको कॉपी कर लें, बहुत डिटेल में इसको समझा दिया गया है। देखिए हमारे बीच एक प्यारा सा बच्चा क्या बैठा है, कह रहा सर बैलेंस शीट में दिखा दो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। बैलेंस शीट में ये दो फिगर जाती है, करंट 1290, क्लोजिंग 1350। देखो कैसे, मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट ढूंढता हूं, ये अभी आ जाएगा। क्या फिगर थी? 1290 और 1350। अच्छा मैंने फ्रीज कर दिया, 1290 और 1350। ये देखिए बेटा आ गया ना, ये देखिए इधर देखिए, ये करंट ईयर होता है, इसमें ये लास्ट ईयर होता है। तो करंट ईयर में इसके आगे 1290 और लास्ट ईयर में 1350 और यहां नोट नंबर आ जाएगा, मान लो नोट नंबर 4 है तो 4 डाल, नेट आती है। सही बताओ, मजा आया कि नहीं आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर कर। चलिए वापस आ गए उस शीट पे, अच्छे से इसे लिख ले माइंड में, कॉपी में। कौन सा 910? कहीं नहीं आएगा, सिर्फ ये लास्ट की दो फिगर्स आएंगी WD, हाँ वो नहीं दिखेगा। उसके लिए तो ये नोट बनाया है, नहीं समझा रहे बच्चे? P&L में तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आएगा, ये 800, ये P&L में जाएगा, लिख लीजिए P&L में करंट ईयर डेप्रिसिएशन जाएगा और ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज क्या जाएंगी बैलेंस शीट। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस सदम सबसे जरूरी चीज है, कॉन्फिडेंस। नहीं पूरा जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो ट्रायल बैलेंस दे देगा, कहेगा जी P&L में बनाओ बैलेंस शीट बनाओ, तो वो तो आ ही सकता है। पहले तो बहुत पॉपुलर थे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पहले ना वर्टिकल बैलेंस शीट थी, वर्टिकल ना मानो सॉरी हॉरिजॉन्टल नॉर्मली टी शेप, वो जरा जल्दी बन जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, पहले सारी आइटमें जाके नोट्स में लिखो, फिर वहां टोटल करके वापस लो, तो ना काम बढ़ जाता है। तो इसलिए एग्जामिनर को क्या करना चाहिए, तो सिर्फ बैलेंस शीट का दे दे या सिर्फ P&L का दे दिए। पर देखिए हर तरह के एग्जामिनर होते हैं, कई लोग बिल्कुल ही भाई साहब जो होते हैं ना वो सैडिस्ट टाइप, बच्चों को दुख देके बड़ा खुश होते हैं, तो ऐसे हो तो आ भी सकता है अभी पूरा क्वेश्चन आप। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि नहीं आएगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बड़े वाले क्वेश्चन में भी आज के माहौल में एडजस्टमेंट्स कम होनी चाहिए, ताकि वो जरा क्विकली हो जाए, क्योंकि आइटम्स इसके अंदर काफी काम बढ़ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। अब मैं आपको P&L के दर्शन करा रहा हूं, ये देखिए लंबा सा फॉर्मूला,
पहचान में भी नहीं आएगा, पढ़ा भी नहीं जाएगा, बहुत बारीक। इसलिए मैंने इसके दो पार्ट बना दिए, एक नजर मारने के लिए आपको ये बड़ा वाला दिखाया, फिर ये देखिए आधा यहां कर दिया, आधा यहां कर, ताकि आप इसको आराम से लिख पाए। पर लिखने से पहले बेटा मैं चाहूंगा, इस बड़े वाले में नहीं लिख रहा हूं मैं, मजा नहीं आएगा, मैं छोटे वाले में आपको इसको करके दिखा, आपको अच्छा लगेगा। देखो सबसे पहले रेवेन्यू, अगर आपकी रेवेन्यू की बहुत सारी डिटेल्स हैं तो आप उसके लिए क्या बना देंगे, नोट। और अगर सिंपल सेल्स अकाउंट है और उसमें टोटल सेल मान लो आपकी 4 लाख की है, तो बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख लिख दो, इसके नोट की जरूरत है नहीं। अब आप उसमें बताना चाहते हो भाई, कुछ डिटेल देना चाहते हो भाई क्या क्या माल बेचा, कौन कौन सी चीजें, तो फिर इसका नोट 1 बना देना, ठीक। अगर बैलेंस शीट में 1 2 3 चले आ रहे हैं, मान लो बैलेंस शीट में 10 लग चुके हैं, कितने लग चुके हैं, तो फिर इसका क्या कर दोगे, 11 कर दो, तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है। अदर इनकम का तो नॉर्मली बन ही जाता है नोट, क्यों बन जाता है, अदर इनकम का लेट आ रहे बेटा, ऐसे ना कह। अच्छा चलो अभी स्टार्ट करो, अभी P&L अभी दिखाया, आ जाओ। तो अदर इनकम्स क्या होती है, इसका नोट बन जाएगा। अदर इनकम में क्या क्या आ जाता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड। बेटा P&L करा रहा हूं, जल्दी सेटल हो जाओ। P&L करा रहा हूं, उसका फॉर्मेट बता रहा हूं P&L। अब अदर इनकम का नोट हो जाएगा 12। अब अदर इनकम का तो बनेगा ही बनेगा, क्यों, क्योंकि डिविडेंड इनकम होगी, रेंट इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम होगी, वो सब आप इसमें दिखा दें। मान लीजिए वो 20,000 है, तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, 4,20,000। बेटा आप हो गए सेटल, जस्ट शुरू किया P&L, आप देख लीजिए। बैलेंस शीट तो लास्ट टाइम करा दी थी, P&L शुरू किया, आप देख लीजिए। P&L का ये पूरा फॉर्मेट है, दिखाई नहीं देता, ये बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको आधा आधा करके 2 पेज में बनाया। तो अभी 2 ही बातें बताइए कि सबसे पहली आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स। तो सेल्स का नॉर्मल शेड्यूल ही नहीं होगा, आपको दिया होगा सेल्स 4 लाख, तो 4 लाख लिख के कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। पर अगर 3-4 तरह की सेल दे रखी है उसने, सेल्स फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशन, सेल्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, सेल्स टू गवर्नमेंट, ऐसे मान लो अपने हिसाब से कुछ दिया हुआ है, तो आप उसका नोट बना के वहां सेल जोड़ के यहां, ठीक है। अदर इनकम का तो बनेगा ही बनेगा, क्यों, बच्ची कुछ 5-6 तरह की इनकम होंगी। आपका इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, रेंट हो सकता है, कमीशन अर्न हो सकता है, जो भी बच्ची कुछ इनकम है वो अदर इनकम में डाल के दिखा। तो यानी मोटे मोटे इनकम के तो 2 ही हेड हो गए, कौन कौन से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर। तो कुल मिला के हमारी आमदनी क्या हो गई, 420, 4,20,000, 420,000। अब यहां आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। यहां हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, ध्यान दें, यहां बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की। बेटे माल आपको पता होना चाहिए 3 तरह का होता है, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड। जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मान लो ये फिगर जो है मेरी 60,000 है, तो ये 60 यहां आ जाए, राइट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। आप चाहो तो इसका नोट बना देना, नोट 1, नोट 1 क्या गया, नोट 13, जहां बता देना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का तो कंज्यूम्ड वाला वैल्यू लिखते हैं। अब जैसे यूं समझो ना, मैं गन्ना खरीदता हूं, चीनी बना के बेचता हूं, तो गन्ना क्या हो गया, तो ये जो 60,000 है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी जो गन्ना मैंने कंज्यूम किया अपनी चीनी मिल में, ये वो हो गया। अब मैं चीनी बेचता हूं ना, तो और छोटी छोटी मिलें हैं जो चीनी बनाती है, वो बेच नहीं पाती अपने आप, तो मैं उनसे भी चीनी खरीद लेता हूं, उसको भी 1 रुपया किलो महंगी बेच देता हूं। समझ आया, यानी जो मैंने गन्ना खरीदा रॉ मटेरियल, वो तो ऊपर में एडजस्ट हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, पर जो मैं चीनी खरीदूंगा फिनिश गुड्स, वो अलग से दिखा दो, या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आया दोनों बातों में सर फर्क समझ। तो ये मैंने 60 थोड़ा ऊपर लिख दिया था, इसको नीचे लिख दिया ना सामने। तो जो मैंने चीनी खरीद ली है, ये तो मैंने 60,000 गन्ना कंज्यूम किया ना, जिससे खुद चीनी बनाई होगी। इसके अलावा मैं, भाई ट्रेडर भी होता है आदमी, मैंने चीनी की खरीद लिए, 25,000 की चीनी खरीद ली थी बाजार से,
छोटे छोटे गन्ने में चीनी मिलती, वो कहते थे यार हम कहाँ बेचते रहेंगे चीनी, आप हमसे खरीद लो, 1 रुपए 2 रुपए महंगी, आप आगे बेच दिया करो, हमारा हेडेक बच जाएगा। करते हैं समय से। तो ये वो वाला हो गया परचेज, समझ आ गया आपको। और जो अब चीनी का जो स्टॉक होगा, रिपीट, चीनी का, और जो इनकम्प्लीट वर्क का स्टॉक होगा, उसका हमने यहां पर चेंज दिखाना है बेटा। मतलब उसका हमने यहां पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दिखाना है, समझ लो ना भाई। रॉ मटेरियल में क्या किया था हमने, एक ही हेड बना दिया था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और बाकी इन्वेंट्री का हमने क्या किया, परचेज है तो अलग दिखा दिया, और बच क्या गया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, उसको चेंज इन स्टॉक के नाम से दिखा दिया। कितना सिंपल है, आ गया समझ में, कोई परेशानी नहीं है। अब जिसने परेशान होना है भाई साहब, उसके पास तो मौके होते ही, वो तो परेशान रहते ही, पैदा ही परेशान हुआ है बेटा। और जिसने नहीं परेशान हुआ कहेगा सर कितना बढ़िया बता रहे हैं कि यार वैसे भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आप कैसे लिखते, जरा इधर लिखते हो, ऐसे नहीं लिखते, नोट करो। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जो आपने खूब बनाया, उसमें आप यहां लिखते हो ओपनिंग स्टॉक, और यहां लिखते हो परचेज, और यहां लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, हम खर्चे वाली साइड पे परचेज तो एज इट इज लिख रहे हैं, और ओपनिंग को 2 जगह लिखने की जगह खर्चे वाली साइड पे ही ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दिया। मेरे बच्चे बताओ क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आई बात? यानी क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की जगह डेबिट में माइनस कर दिया। तो मैंने कहा ना, जिसने परेशान नहीं होना, यार 2 तरीके से क्या फर्क पड़ता है यार। एक आदमी आया, किसी के मैं घर गया, वो कह रहे हमारी डोरबेल मत बजाया करो, नॉक करा करो। हमने पूछा डोरबेल पे लगाइए, ऐसे शो के लिए लगाइए, आप प्लीज नॉक किया करो, तो हम नॉक कर देंगे। मैं गलत कर देता हूं, आपके कोई व्यक्ति आता है रोज सफाई करने, वो डोरबेल बजाता है, आपको पसंद नहीं, आप कहते भैया आप नॉक किया करो, हम डोरबेल आप मत यूज करो। जी लगाई कि बस शो के लिए, हमें अच्छा लगता है। हमने तो 1 लगाई है, पिछले घर में तुमने डोर पे 7 लगाई, बजाते भाई, हमें शौक है, कोई दिक्कत है किसी को? जो व्यक्ति ऐसे सोचता है ना, उसको परेशानी नहीं आती, वो कहता है दूसरा खुश हो रहा है ना, बात खत्म हो गई। अब ओपनिंग को दिखाऊं डेबिट में और क्लोजिंग को दिखाऊं क्रेडिट में, इसकी जगह फॉर्मेट क्या कह रहा है भाई साहब, ऐसे मत करो आप, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दिखा दो डेबिट में, तो मुझे परेशानी हो गई। कोई परेशानी नहीं, अगला खुश हो रहा है ना। मान लो क्लोजिंग ज्यादा हो, रिपीट, तो फिर ये फिगर नेगेटिव। देखो बच्चों ने बोल दिया, कितना बढ़िया जवाब दिया, नेगेटिव दिखा देंगे। देखो बच्चे अब इंजॉय कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया। तो मान लो हमारे केस में ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 15,000, तो फिर चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा, ये देखो। मैं तो ऐसे ही डर रहा था, बच्चे में से पहले बताई जा रहे। आ गया समझ में आपको, राइट? इसका भी नोट बना लेना है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके दिखाओगे ना, परचेज वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल अगर सिंगल आइटम है तो बस परचेज ही लिख देना, नोट क्या बना। मजा आया आपको? अब ओपनिंग क्लोजिंग में दोनों स्टॉक लेने, कौन से, वर्क इन प्रोग्रेस भी और फिनिश भी, क्योंकि रॉ मटेरियल का तो आपने ऊपर ही एडजस्टमेंट कर दिया ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम में तीनों स्टॉक हो गए एडजस्ट आपके। तो अभी मुश्किल है। उसके बाद इंप्लॉय से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो, उसका एक नोट बनाकर अमाउंट लिख दो। मान लो वो 40,000 है, लिख दो 40,000। भाई इंप्लॉय को सैलरी दी, इंप्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, क्वेश्चन बताएगा, आपने थोड़ी क्वेश्चन बनाना। उसमें दिया होगा पीएफ टू एम्प्लॉइज, जोड़ दो। एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट दे रहे हो किसी भी रूप में, एक जगह ऐड करके उसका टोटल लिख देना। भाई इंप्लॉय को हमने इतना कंपनसेशन दिया है। कैसा लगा? फिर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट। नॉर्मली इसने बोला होगा इंटरेस्ट 5,000, तो 5,000 लिख देना, शेड्यूल की नोट की जरूरत नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो आपका आ ही जाएगा वहां पर, कहां पर, फिक्स एसेट वाले, अभी दिखाया था मैंने आपको। ये आपका एक छूट गया, जो बच्चे लेट आए वो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स एसेट, तो ये आपका जो P&L में 300 जैसे डेप्रिसिएशन है वो चला, सॉरी 300 नहीं, 300 और 100 मिला के, जैसे ये वाला 400 इसका आपने बनाया होगा, वहां से ये 400 इधर आ जाएगा। कोई बच्चे कुछ एक्सपेंस हो, जो छोटे मोटे बाकी खर्चे हो, उसका एक नोट बना लेना। 16 मान लो उसका 1000 आ गया टोटल, तो 1000 लिख देना। अब यहां से लेकर यहां तक आप सारा जोड़ दोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंस। सच सच बताओ, P&L का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुश्किल लग रहा है, एक बात बच्चों की तरह समझा, जरा जोड़ के बताओ इसका टोटल क्या आता है। जोड़ो बेटा, फटाफट जोड़ो राजे।
जोड़ो फटाफट, कैलकुलेटर से करो, ऐसे मत करो, खाम का शरीर को दुख दे रहे हो। हाँ, 1,26,400, तो 1,26,400 हो गया। कैसा लगा? अब इस वाले में से देखो, मैंने जिगजैग बना दिया, 4,20 में से 1,26,400 घटा दो, यानी इसको मैं बोल देता हूं आपका ए, इसको बोल देता हूं बी, तो ये क्या हो गया? ए माइनस बी, 2,93,600। ये आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम हो गया। अब आपकी कोई एक्सेप्शनल आइटम है बाई चांस इस साल? क्या एक्सेप्शनल है? नॉर्मली होती नहीं, इस बार हो गई। प्रॉफिट है तो प्लस कर लो, लॉस है तो माइनस कर दो। मान लो हमारी नहीं है तो फिर ये सेम ही रह जाएगा, 2,93,600। अब हाँ बोलिए। वर्क इन प्रोग्रेस होता है कच्चा माल, और इनकम्प्लीट काम फिनिश गुड होता है तैयार माल, दोनों साथ। वर्क इन प्रोग्रेस कोई नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? तू रोटियां बना के बेचता है तो सूखा आटा खरीदेगा ना, गूंदा हुआ आटा थोड़ी लोग घर जा जाके ले आएगा। पर लास्ट में तेरे पास गूंदा हुआ आटा बच तो सकता है ना। जैसे हमारा तंदूर है, लास्ट शाम को हमारा 10 किलो आटा गूंदा हुआ पड़ा है, तो हमने रख दिया उसको फ्रिज में, अगले दिन रोटियां बना के बेच देंगे। राजीव बताया ना, वर्क इन प्रोग्रेस होता है इनकम्प्लीट स्टॉक। कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, कॉस्टिंग में पढ़ाते। मैं एग्जांपल आपको कॉस्टिंग का दे देता हूं। अपने घर को देखो, घर में देखा होगा आपने, किचन में सूखा आटा पड़ा होता है, रॉ मटेरियल। फिर मम्मी उसको, जैसे मम्मी अगर आपकी वर्किंग है, जो वर्किंग लेडीज होती है ना, खुद काम करना होता है, तो रात को ही आटा गूंद के रख लेती है ताकि सुबह फटाफट उठे तो चपाती बना के निकले। तो रात को आटा गूंद के रख दिया, तो रात को फिर वो आटा क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस हो गया ना। ये थोड़ी आपको भूख लगी तो वजह आपने खा लिया गूंदा हुआ आटा। अंग्रेजी में उसको डो कहते हैं। क्या कहते हैं? डो। तो गूंदा हुआ आटा क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। और जब उसकी चपाती बनेगी तो आप किसी वक्त घर पे जाओगे, हमारे घर में तो होता था, आपके घर का मुझे नहीं पता, जब मैं छोटा था मेरी मम्मी वर्किंग थी, तो हमारे घर में तो अगर मैं जाऊंगा किचन में तो मुझे तीनों तरह के स्टॉक के दर्शन हो जाते थे। सूखा आटा तो पड़ा था डब्बे में, 10-15 किलो बड़ा डब्बा था एल्यूमिनियम का, मुझे याद है। अब तो किचन में गए बड़ा समय हो गया, बचपन का याद है, मम्मी की काफी हेल्प करता था। और गूंदा हुआ आटा मुझे मिल जाता था फ्रिज में, 2-4 रोटियां में जरूर पड़ा होता था। और जब मैं स्कूल से आता था तो जो तैयार रोटियां होती थी डब्बे में पड़ी होती, जिसमें से निकाल के गर्म करके मैं खा लेता था। घर में तो कोई होता नहीं था, खुद ही खाना पड़ता। तो तीनों तरह के मुझे तो स्टॉक के दर्शन कहाँ जाते थे? घर में। अब मान लो मेरा ब्रेड बनाने का काम है क्या, तो जो सूखा आटा पड़ा है, जिसको अंग्रेजी में फ्लार कहते हैं, कई लोग फ्लोर कहते थे, जैसे फ्लार होता है, तो जो सूखा आटा पड़ा है, मेरे पास बेकरी है, मेरी बेकरी समझते हो, ब्रेड बना के बेचता है, वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल। गूंदा हुआ आटा पड़ा है, उसको भी तो गूंदा जाता है, तभी तो जाता है उसके अंदर ओवन में डो, उसको अंग्रेजी में डो कहते हैं, वो क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। और जो ब्रेड तैयार पड़ी है वो क्या हो गया? फिनिश स्टॉक। कैसा लगा बेटा आपको? मजा आ गया? तो हम कहां तक पहुंच गए बेटा? 293,600। ये वाली लाइन मैंने अगले पेज में ना रिपीट कर दी है ताकि वो आपको साफ नजर आए। देख रहे ऊपर फिर से आ गई 2 लाख कितनी थी? 93,600। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाती है भाई साहब, कभी कभी बाढ़ आ गई भाई साहब, आपको नुकसान हो गया 50,000 का, लाख रुपए का, ऐसा हो जाता है कई बार हादसा। गेन भी हो जाता है। पड़ोसी मुल्क में बाढ़ आ गई, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, अफगानिस्तान में आ गई, बांग्लादेश में आ गई, इंडिया को छोड़ के सब जगह आ गई, सब बर्बाद तबाह हो गए। यहां से माल धड़ाधड़ एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उससे हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। भगवान ना करे ऐसा करे, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। अब किसी के यहां बाढ़ आ गई है, कोई नुकसान हो गया, मान लो उससे 40,000 रुपए उसका बाढ़ में सामान खराब हो गया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो गया? 253,600। अब आप टैक्स एक्सपेंस लोगे, डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स की चर्चा मैंने लास्ट टाइम करी थी हल्की सी, वो हमने करना तो नहीं है, वो तो मैंने कहा ना कौन से ग्रुप में आपका फाइनल में है। तो करंट टैक्स मान लो आपका 10,000 है और जो टैक्स पोस्टपोन हो गया वो 5,000 है, राइट?
तो अब इन दोनों को जब आप इसमें से लेस कर दोगे 253 में से 15,000 कितना आएगा? 238,600। मजा आ रहा होगा बच्चों को? अब ये हो गया हमारे वो बिजनेस जो कंटिन्यूइंग है। क्या? अब क्या होता है कई बार ना किसी काम को बंद करने वाले होते हैं, रिपीट, तो उसका प्रॉफिट लॉस हम अलग एक वर्किंग नोट बना के निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मान लो मैं कोई काम बंद करने वाला हूं, ठीक है, मेरे 4 होटल्स हैं, एक होटल बेचने वाला, तो उस होटल का इनकम माइनस एक्सपेंस का एक नोट बना लूंगा। मान लो नोट नंबर क्या हो गया? 17, और वहां उसका प्रॉफिट निकाल, वो हो जाएगा, मान लो उसका प्रॉफिट है 50,000। इससे ये फायदा होता है ना कि जो व्यक्ति हमारे शेयर खरीदेगा उसको पता रहेगा कि यार इन लोगों का 2,38,600 प्रॉफिट है जो आगे भी होता रहेगा, और ये जो 50,000 वाला प्रॉफिट है ना वो इस साल तो हुआ है, पर ये धंधा ये बंद करने वाले हैं, तो इसका 50,000 प्रॉफिट आगे फ्यूचर में होना बंद हो जाएगा। और उसके मान लो टैक्स 10,000 बनता है उस धंधे का, तो वो लेस कर दो, तो उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ गया? 40। अब ये वाली आइटम इसको फिर ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इनको जोड़ लो, तो फाइनल प्रॉफिट क्या आ गया? ये 40, ये फिगर ना सेम ही है 40 के लिए। फाइनल क्या आ गया? 278,600। तो फाइनल प्रॉफिट आपका आ गया 278,600। फिर मान लो आपके नंबर ऑफ शेयर्स देख लो कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर मान लो आपके 10,000 है, 1 लाख है, कितने? 1 लाख। तो आप बेसिक ईपीएस कैसे निकालोगे? 2,78,600 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 2 रुपए 79 पैसा आपकी ईपीएस है। एक और ईपीएस होती है डायल्यूटेड, वो फिर सेकंड ग्रुप पढ़ाएंगे ना वहां से, अभी उसकी ये भी आवश्यकता नहीं। तो आप बेसिक ही निकाल लो, वो काफी। अब बताओ पूरा पीएनएल समझ में आया कि? देखो एक एक बात तसल्ली से बता दो। हाँ पूछिए। ना ये 50 का तो हमने कहीं लिया ही नहीं, इसका अलग नोट है 17। मान लो ये नोट 17, इधर देखो नोट 17, तो यहां लिखोगे प्रॉफिट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस, ठीक है, उसका सेल्स, उसके एक्सपेंस, उसके बाद ये जो फिगर आएगी ये आप लिखो। इसका एक्सपेंस और सेल्स ऊपर वालों में नहीं लिया होगा, इसमें नहीं लिया होगा, वो तो बिल्कुल इलादा कर दिया। क्या कर दिया? इलादा, अलग, डिफरेंट। 50 है ना, इसका टैक्स यही माइनस करके दिखा था। हाँ, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिया 50, इसका टैक्स 10 हमने यही माइनस कर दिया, तो फाइनल अमाउंट क्या आ गया? 40। क्लियर हो गया? मजा आया आप लोग? अब ये आराम से आप कॉपी करो, इसको मन में बिठाओ तो आपको अच्छा लगेगा। इधर देखो, आपकी ना आत्मा का मिलन जो है अभी परमात्मा से करा, साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे। ये दिख रहा है आपको, छोटा छोटा दिख रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम थोड़ा दिख रहा है और काम चल जाएगा। मतलब मैं पढ़ के सुना दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट। इसका शेड्यूल नंबर मान लो 13 है। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखा थोड़ा, मैंने लाइन जो खींची है, दिख गया? पढ़ा जा रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं तो मैंने बोल तो दिया ही। अब आप ऐसे करोगे, नोट 13, इधर देखो, नोट 13, रॉ मटेरियल पूरा लिख देना कंज्यूम, वहां कुछ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 1,16,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 36,000, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया? 1 लाख रुपया पूरा, राइट। बस इसके आगे यहां लिख देना 1 लाख, तो क्या दिक्कत है? अब आ जाओ इस पे, चेंज इन स्टॉक वाला जो, इसका ले लो 14, नोट 14। क्लियर? अब कैसे ही बना लो, ओपनिंग, क्लोजिंग, चेंज, राइट। वर्क इन प्रोग्रेस मान लो है 20,000, क्लोजिंग है 40,000, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या हो गया? माइनस 20,000। नहीं समझ आया? अब लिख लो फिनिश स्टॉक, ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 25,
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या हो गया, +5, टोटल क्या हो गया -15। अब आया कि नहीं बात समझे? ये -15 यहां लिख देना, बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है। ओपनिंग स्टॉक दिए होंगे ट्रायल बैलेंस में, रिपीट, और क्लोजिंग स्टॉक दिए होते हैं एडजस्टमेंट में, और क्लोजिंग स्टॉक वहां भी जाएंगे बैलेंस शीट में, वो किस में जाएंगे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर 3 तरह का स्टॉक है तो उसका भी नोट बनेगा इन्वेंट्री का, तीनों क्लोजिंग जोड़ के वहां दिखा देंगे। नहीं समझ आया? आपको दिखा देता हूं, आप और नाचना शुरू कर दो। इन्वेंट्री बना दिया, ये इसका नंबर नहीं लिखा मैंने, उसमें कौन कौन सी आइटम है जिसमें वो डाल रहा हूं, क्या स्क्वायर 36, और ये तीनों यहां लिखकर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक। रॉ मटेरियल का क्या हो गया 36, वर्क इन का क्या हुआ 40, फिनिश का क्या हुआ 25, जोड़ना 1,01,000। अब ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में याद है अभी ये ना इन्वेंट्री जैसे 4 लाख लिखा हुआ है, इसके आगे वो लिख देना 1,01,000, वो नोट आ गया। अब बताओ बिल्कुल डिप्लोमा हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत का जरा भी दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री का टोटल बैलेंस शीट में चला जाएगा, जो भी आपको दिखाई 4 लाख लिखा हुआ था ना, उसकी जगह ये लिख दोगे, और P&L का अलग समझा दिया। अभी कोई डाउट? अब आप ये अपना लिखते रहो तसल्ली से। बेटे ये 5th, ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन 5th है, ये जो है पूरी लाइन 5th है, ये पूरी लाइन को 5th बोला गया। नहीं समझे बात? वो है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, पूरा 5th है। ये वाले पहले ये लिख के फिर बाद में अगला भी पेज लिख लो। एक टर्म होती है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स आप फाइनल में पढ़ोगे, मोटा मोटा बस ये समझ लो, अगर आपको थोड़ा समझना है कि जो हमारी इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स बनता है, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, वो 10,000 है। पर हो क्या रहा है कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमारी प्रॉफिट कम आ रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमारे प्रॉफिट कम आ रहे हैं, जबकि हम बुक्स में ज्यादा दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आज आप इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से फायदा उठा के टैक्स कम दे रहे हो, तो कल आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खर्चे आपने आज दिखा दिए वो कल नहीं दिखा पाओगे, तो कल ज्यादा दोगे, तो उसको हम डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। मतलब हमने एक तरीके से आज खर्चे ज्यादा दिखाकर आज तो टैक्स कम कर लिया, पर कल वो खर्चे नहीं दिखा पाएंगे, तो कल की आमदनी पर टैक्स ज्यादा लग जाएगा, तो उसको डेफर्ड टैक्स बोल देते हैं। बाकी बेटा डिटेल में चर्चा जो है, देखिए जो चीज जहां होती है वहीं पढ़ाई जाती है, फाइनल में पढ़, यहां इसका टोटल आपने लिख दिया। जो कल भी नहीं देना पड़ता ना, जो परमानेंटली देना ही नहीं पड़ेगा, फिर वो डेफर्ड टैक्स में आता ही नहीं। मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, मान लो आज हम इनकम टैक्स में कम खर्चे दिखा रहे हैं और ज्यादा दिखा रहे हैं इनकम टैक्स में, तुम्हारा आज का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इस चक्कर में हमें कल कम दिखाना पड़ेगा। रिपीट, तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये तो कंपनसेट हो जाएगा ना, तो आज टैक्स कम दिए कल ज्यादा दोगे, तो ऐसे टैक्स को हम डेफर्ड बोल देते हैं। पर मान लो आज हमने खर्चे ज्यादा दिखाए और कल हम कम नहीं दिखाएंगे, कल भी ज्यादा दिखाएंगे, उसके लिए अलग नाम होता है इनकम टैक्स में। मैं ज्यादा चर्चा करूंगा, फिर आप एक के बाद एक बातें पूछते जाओगे, मजा नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ाना तो है नहीं मुझे। मोटा मोटा ही समझो आप, यानी अगर वो कल को उसका इफेक्ट नहीं आता तो फिर वो डेफर्ड टैक्स की कैटेगरी में आता भी नहीं है। आगे मेरी बात सुन, वो डेफर्ड टैक्स में केवल वही आता है जो खर्चा हमने आज दिखाया, जिसकी वजह से आज हमारे प्रॉफिट कम हो गए, कल हम नहीं दिखा पाएंगे और कल के ज्यादा हो जाएंगे, तो यानी एक तरीके से हमने टैक्स को पोस्टपोन कर दिया। क्या कर दिया? उसको डेफर्ड टैक्स कर दिया। बस नियम है, अब ज्यादा तो वहीं पढ़ेंगे जब इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वहां पढ़ाएंगे। देखो फिर वही बात है, थोड़ी सी मिठाई से पूरी मिठाई का टेस्ट तो आता नहीं, ये तो टेस्ट आपको करा दिया, चलो समझ में आ गया। अब मैं सारी बात बताने लूंगा, फिर वो स्टैंडर्ड ही सिखाना पड़ेगा बच्चे के। क्लियर हो गया आपको ये बात? ये नोट जो मैंने बनाया था वो भी देख सकते हैं। अब देखिए बेटे, ये क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है ये आपने करना है, इसमें P&L बनाना है आपने। क्वेश्चन आपके सामने आ गया,
पहले क्वेश्चन पढ़ के ना मोटे मोटे नोट्स देख लिया करो किस किस के बनेंगे। अब इधर ध्यान से देखें, सेल्स तो इकलौती लग रही है, नोट नहीं बनेगा। अदर इनकम की ये दो आइटम है, एक इसका नोट बन जाएगा, नोट 1 कह देते हैं पहला नोट, सिर्फ P&L बनाना है ना तो 1 से शुरू करेंगे, नोट 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड उसने दिया ही हुआ तो इसका भी नोट नहीं बनेगा। परचेज ऑफ फिनिश स्टॉक तो है नहीं, अब याद करो ना P&L, परचेज ऑफ फिनिश स्टॉक तो है ही नहीं, लेकिन ये है ओपनिंग क्लोजिंग, इसका नोट 2 बन जाएगा क्योंकि उसके बाद चेंज इन स्टॉक था, नोट 2 बन गया। एम्प्लॉय की कैटेगरी दी हुई खर्चे की, नोट 3 हो जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो एक ही है, क्या जरूरत ही नहीं है। एक्सेप्शनल एक्सपेंस एक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम एक है, अलग अलग आते रहेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स डेफर्ड वाला नहीं दिया, सिंपल है, पर बाकी सब फिगर तो एक ही। तो आपको अब क्या बनाने, 3 नोट बनाने। अब क्या लगता है, मैं शुरू कराऊं या पहले आप ट्राई करोगे? तो पहले 3 नोट बना लो। नोट 1 P&L का ब्लैंक फॉर्मेट बना लो, पहले दो पेज लग जाएंगे आपके, जैसे ये वाला ब्लैंक फॉर्मेट बनाने के। उसके बाद पहले नोट बना लो 1, 2 और 3, उसके बाद फटाफट P&L में तैयार हो जाएगा सारा। इंटरेस्ट है इसके अंदर? आइए सवाल को अब मैं आपके लिए करता हूं। पहले आपने ऐसा ब्लैंक फॉर्मेट बना लेना बिना सोचे, क्योंकि बनाओगे नहीं तो फिर मुश्किल होगी आपको। उसके बाद क्वेश्चन एक बार पढ़ना, सेल्स 20 लाख। अब आप फॉर्मेट में जाओगे, सेल्स के आगे लिख दोगे 20 लाख। अब आपने इसका नोट 1 बनेगा, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ऐसे बनाओगे नोट 1, अदर इनकम्स, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, 1,50,000, 1,50,000। अब आ जाओगे P&L में, वहां नाम डालोगे नोट 1, 1,50,000। इजी लगा, मुश्किल? बिल्कुल सिंपल है। फिर वापस जाओगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन ही है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख, कोई नोट नहीं। फिर जाओगे, अब है आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, नोट 2, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक, टोटल। कैसे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग 3 और 1, 3 लाख, 1 लाख, टोटल 4 लाख। क्लोजिंग 5 लाख और 60,000, 60,000। फिनिश स्टॉक्स, अच्छा वो भी मैंने नाम 1 और 3 नाम ऊपर उल्टे लिखे हुए ना, 1 और 3, टोटल 5,60,000। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 1,60,000। यहां आ जाएगा P&L में -1,60,000। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कोई भी। कैसा लगा? क्लियर? आगे इंप्लॉय एक्सपेंस 2, 1 और 5 बनेगा, सैलरी, वेलफेयर और बोनस, नोट 3, इंप्लॉय एक्सपेंसेस, सैलरी, वेलफेयर और बोनस, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 8 लाख। चेक कर लीजिए, 2, 1, 5, 8 लाख। यहां जाएंगे 8 लाख। क्लियर? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन 6 लाख, डेप्रिसिएशन 6 लाख। भाई ये माइनस नहीं लिखना, 6 लाख।
क्लियर? वापस यहां जाएंगे, एक्सेप्शनल एक्सपेंस 1 लाख, इनकम 2 लाख, ये माइनस 1 लाख क्योंकि एक्सपेंस है, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है तो प्लस 2 लाख। नहीं पता नहीं कोई आइटम निकला है, लास्ट में निकाल लूंगा, पहले भर तो लूं। नहीं मान लो सपोज आगे इंटरेस्ट आ जाता है, या तो पूरा क्वेश्चन पढ़ूं पहले या लाइन में चलूं बेटा, लाइन में चलने समझदारी है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख, तो प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा बात नहीं करे, मैं देख रहा हूं ये बच्चा बहुत बात कर रहा है, 3 लाख। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 4 लाख, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 4 लाख। टैक्स ऑन अबव 30%, इसका टैक्स 1,20,000, तो इसकी इनकम आ जाएगी 2,80,000। यहां लिख दो या इधर थोड़ा नीचे लिख दो, 2,80,000, 2 लाइनों में लिखा है ना अगला पॉइंट। क्लियर? अब वापस नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, वो तो ईपीएस निकालने के लिए, इसके लिए अब बेटा वो करेंगे काम जो आप कह रहे थे ना। अब मैं उल्टा पेन का कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए कि अब सब चीजें मैं निकाल रहा हूं। ये हो जाएगा आपका 21,50,000, और सारे खर्चे यहां तक जोड़ लो, 14 लाख, प्रॉफिट 7,10,000, ये एडजस्ट किया 6,10,000। अब आगे जाऊंगा, 6-10 तो ये है ही जो भी लिखा था, और ये हो गया 8-10, और ये टैक्स घटाने के बाद 5-10, इसका 280 है, ये वाला और ये वाला 790, और 7,90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, इसके आगे लिख देना रुपीस, 7 रुपए 90 पैसे, क्योंकि बाकी सब फिगर्स रुपीज इन लैक्स है। नहीं समझ आया? सिर्फ ईपीएस जो बेसिक ईपीएस है वो लैक्स में नहीं है, तो इसलिए उसके आगे साफ लिख दिया रुपीज, रुपीज मतलब ये लैक्स में नहीं। अब बताओ जिससे बच्चे खौफ खाते हैं, डरते हैं, वो फॉर्मेट आपको कैसा लगा? स्पेशल मैंने बड़े सोच के स्लाइड्स बनाई कि बच्चों को नए फॉर्मेट में दिक्कत ना, और जहां भी कराइए बच्चों ने कहा सर मजा आ गया, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बाकी बड़ा क्वेश्चन तो बड़ा ही होता है, जो टाइम लगना है उसको तो लगना ही, कॉन्सेप्ट में कमी नहीं। बच्चे कुछ जो ऊपर लिस्ट में ना है, जैसे ऑफिस की स्टेशनरी, ऑफिस का बिजली का बिल, ऑफिस का टेलीफोन का बिल, ऑफिस के ट्रेवलिंग चार्जेस, ये सब क्या है? अदर एक्सपेंसेस। जितने भी ऑफिस के दुनिया भर के खर्चे होते हैं सब अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। कैसा लगा? किस किस का पूरा ठीक था? देखिए बहुत बढ़िया, कई बच्चों का पूरा 100%। अब एक क्वेश्चन हो रहा है तो उसको टेस्ट ले लीजिए ताकि फाइनल हो जाए। इसमें लिखना आपको, लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, अभी टेस्ट हो जाएगा आपका, उसके लिए आप ब्लैंक फॉर्मेट बना लो जब तक। उस पर 3 चॉकलेट है। हाँ हाँ इसको करो नोट, उसके बाद आएगा, पहले ही तो लिख लो। ये हो गया सबका? हाँ ये इसका क्वेश्चन है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है जिस पर 3 चॉकलेट हैं। जो बच्चे बिल्कुल सही दिखाएंगे नोट के साथ और ईपीएस के साथ, वो चॉकलेट जीतने के हकदार है। फटाफट करिए, आपको अच्छा लगेगा। इसका आंसर सामने आ गया है। इसमें 2 नोट्स बनेंगे।
बाकी सब फिगर्स गिवन है, कोई नोट की जरूरत नहीं है, 2 ही नोट बनेंगे। अच्छे से देख लें। आपको अच्छा समझ आए इसलिए जो आगे का पॉइंट है, बात सुनिए, आपको अच्छा समझ में आए। बेटे नितिन, आपको बेटा मेहनत नहीं है, मैं आप आवाज लगा रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। आपको अच्छा समझ में आए, चलिए बेटा इधर देखिए, आपको अच्छा समझ में आए इसलिए मैं हर आइटम को बैलेंस शीट में और पीएनएल में लगा के दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैलेंस शीट और पीएनएल बहुत सारी स्लाइड्स पे बनाता हूं ना, तो आगे पीछे बार बार करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा कंप्रेस करके, बहुत छोटा नहीं है, साफ सुथरा है, एक ही स्लाइड पे बना दिया है। देखो ये आपको ठीक नजर आ रहा है। तो मैं इसका एग्जाम्पल इधर लिखता रहूंगा, साइड पे जो जगह खाली है, और इधर प्लेस कर करके आपको दिखाता रहूंगा। तो आपको ज्ञान पूरा प्राप्त हो जाएगा और आप ज्ञानी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेफ्ट वाला जो है वो बैलेंस शीट है, इतना तो बच्चे पहचान ही लेते हैं। और राइट वाला जो है पीएनएल है, जिसमें इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट्स हैं, उसको बैलेंस शीट कहते हैं। जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस हैं, उसको पीएनएल। तो आपको क्लियर हो रहा है? तो मैं साइड में करूंगा, आपको मजा आएगा। तो पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं ट्रायल बैलेंस की। आशु बेटे, आप पढ़ना नहीं चाहते तो सब छोड़ दीजिए। हाँ जी, आइए, ट्रायल बैलेंस की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस जो होता है, उसमें 4 तरीके की आइटम्स होती हैं। पहली इनकम, दूसरी एक्सपेंस, तीसरा एसेट और लायबिलिटी। पहले पॉइंट में बेटा मैंने आपको यह बताया है कि जो एक्सपेंस और एसेट होते हैं, इनका डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो अगर तो ये एक्सपेंस है तो पीएनएल में चला जाएगा, और अगर ये एसेट है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। कॉमन सी बात। अगर आप देखो डेबिट बैलेंस है तो कंफ्यूज मत होना, देखना ये इनकम है और ये एसेट है या एक्सपेंस, वो पता चल जाता है। जैसे लिखा हुआ बैड डेट, कॉमन सेंस है, एक्सपेंस है। लिखा हुआ स्टेशनरी चार्जेस, कॉमन सेंस है, एक्सपेंस है। लिखा है मशीनरी, कॉमन सेंस है, एसेट्स है। तो वो नाम से आपको पता चल जाता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। इसी प्रकार जो इनकम और लायबिलिटीज होती है बेटा, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर वो इनकम है तो राजे पीएनएल में चली जाएगी, और अगर वो एक्सपेंस है और लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज में चला जाएगा। इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। सेल्स है, इनकम है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, लायबिलिटी है, डिबेंचर है, लायबिलिटी है। कोई कंफ्यूजन जैसी बात नहीं है, तो जरा भी आपने कंफ्यूज नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस के नीचे बिलो एडजस्टमेंट दी होती है। सदा याद रखें, ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए एडजस्टमेंट की डबल इफेक्ट होती है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम होगी बेटा, उसका एक इफेक्ट होगा। जो एडजस्टमेंट में आइटम होगी, उसका सदा 2 इफेक्ट होगा। मैं सबके एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आपको आनंद आएगा। आप उसको देखेंगे, एक ही क्वेश्चन बड़ा प्यारा बना दूंगा, आपको अगर सर मजा आ गया, ये तो चीज बड़ी अच्छी क्लियर हो। पेशेंस से करो। अब मैं रूल सिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चन करना है। बेटे आप पहले पेज पे ब्लैंक फॉर्मेट बना ले बैलेंस शीट का, दूसरे पेज पे ब्लैंक फॉर्मेट बना ले पीएनएल का, राइट। फिर 3, 4, 5 पेज छोड़ने पड़ेंगे नोट्स के लिए। क्विक रीडिंग मार के क्वेश्चन की देख ले कौन कौन से नोट्स बनेंगे। नोट्स उन्हीं के बनाना जिनमें मल्टीपल आइटम्स हो। तो थोड़ा गैप दे देके नोट्स आप पेज पे उनको खोल लेना, क्योंकि अगर एक आध एक्स्ट्रा नोट आ गया तो गैप के बीच में ही कहीं एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा खुला खुला नोट्स बना।
पहले बैलेंस शीट जो रियल लाइफ में होता है ना, पहले बैलेंस शीट होती है, P&L उसके बाद हो। तो जब आप चीज बढ़िया कर ही रहे हो तो आप रियल लाइफ के स्टाइल से करना, पहले बैलेंस शीट फिर P&L। कभी भी रिपोर्ट देखोगे पहले बैलेंस शीट। आपको मजा आ गया? अब देखिए मैं बता रहा हूं, पहले इसमें एडजस्टमेंट्स कर लेना। कौन से कर लेना? एडजस्टमेंट्स। और उसके बाद एडजस्टमेंट के साथ काफी सारी आइटम निपट जाएंगी, उसके ऊपर जाके बाकी काम कर लेना। वो मैंने बातें जो भी बताई ना, इनका डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, वही नीचे लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता चुका। राइट? तो अब इसको कराने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो ब्लैंक फॉर्मेट है। राइट में जो जगह है मैं इसमें मजे से लिखूंगा, एक एक आइटम, एक एक चीज आपको मजेदार क्लियर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो पहले आप क्या करो, ये आप लिख लीजिए स्लाइड, फिर हम आगे बढ़े। आइए अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखाता रहूंगा सारी बातें, आप ध्यान से देखना। उसके बाद मैं आपको लिखवा भी दूंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, पर पहले आप उसको फील करें। हो गया? अभिनव जी आपसे निवेदन है, थोड़ा तेज तेज लिखें। चले भाई साहब, बहुत देर हो गई है, आज ही करना है। अब देखिए, सपोज यहां लिखा हुआ है ये डेबिट, ये क्रेडिट, यहां लिखा हुआ आउटसाइड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 10,000, और नीचे भी सपोज लिखा हुआ, एक बात बोलता हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट 30,000। इसका मतलब होता है ऊपर वाला तो रिकॉर्डेड है, अब इसका क्रेडिट बैलेंस है, या तो ये लायबिलिटी है या इनकम है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम तो हो नहीं सकता, ये तो लायबिलिटी है, तो ये अदर करंट लायबिलिटी यहां चला जाएगा 10,000, इसके नोट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? इसके नोट। और ये जो 30,000 है ये दो जगह जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एक तो ये यहां जाएगा ही लायबिलिटी में, इसके साथ जुड़ जाएगा नोट के अंदर, और दूसरा ये P&L में एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है ना, इसमें आ जाएगा 30,000। तो आप लोगों ने देखा ट्रायल बैलेंस वाले के दो इफेक्ट हुए और एक इफेक्ट हुआ, एडजस्टमेंट वाले के दो इफेक्ट। तो ट्रायल बैलेंस वाला तो बैलेंस शीट में ही जाएगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड हो, और जो एडजस्टमेंट वाला है वो खर्चों में भी जाएगा, इनकम में भी जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। एक और दिखाऊंगा क्लियर। कौन सा? नहीं, वो तो ये वाला तो रिकॉर्डेड है, ये एक ही जगह जाएगा। अभी मैं नोट भी लिखवा दूंगा, आप चिंता नहीं करो, मैंने आपके लिए बनाए हुए सारे नोट। पहले आप आइटम देख लो। अब प्रीपेड का चर्चा कर लेते। किसका? अब जैसे प्रीपेड सैलरी है, किसी इंप्लॉय ने सैलरी ज्यादा ले ली, 15,000 डेबिट बैलेंस, नीचे लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी 20,000। अब जो ऊपर वाला है प्रीपेड, वो डेबिट बैलेंस है, या तो एसेट है या खर्चा है। अब प्रीपेड सैलरी खर्चा थोड़ी हो सकता है, सैलरी खर्चा होता है, प्रीपेड सैलरी तो क्या है? एसेट। तो ये अदर एसेट्स करंट एसेट में चला जाएगा, प्रीपेड सैलरी 15,000। और जो नीचे वाला प्रीपेड सैलरी है उसका भी एंट्री नहीं हुआ है। अगर आप इसका एंट्री करेंगे तो ये प्रीपेड सैलरी डेबिटेड टू सैलरी होगा, अर्थात सैलरी प्रीपेड है तो कम करनी है। सैलरी प्रीपेड है तो सैलरी में ज्यादा जुड़ा हुआ अमाउंट, उसको कम करेंगे तो ठीक होगा। और एसेट है इसलिए अदर करंट एसेट में जाएगा, तो अदर करंट एसेट में तो यहां जाएगा ही जाएगा। ये जो भी चीज होगी ना, दिखा मैं आपको यहां रहा हूं, ये होंगी कहां पर? नोट के अंदर, जिसके नोट्स बनेंगे। बैलेंस शीट में तो सिंगल फिगर आती है, और इसका जो इंप्लॉय बेनिफिट वाला एक्सपेंस होगा उसमें ये प्रीपेड क्या हो जाएगा? माइनस। प्रीपेड सैलरी का मतलब क्या हुआ? सैलरी ज्यादा है उसे कम कर दो, ठीक हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? अभी दी नहीं है, खर्चा कम है, दो बढ़ाओ, ठीक करो। एंट्री नहीं हुई ना, जो एडजस्टमेंट में होता है उसकी एंट्री नहीं होती है, और जो ट्रायल बैलेंस में होता है उसकी एंट्री हो चुकी होती है, वो सिर्फ एसेट लायबिलिटी का ही रहता है। तो एक्सपेंस मैंने दोनों करा दिए,
अब इसको समराइज करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में अदर करंट लायबिलिटी में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट में P&L में एक्सपेंस में ऐड होंगे और बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटी में जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में अदर करंट एसेट में जाएंगे एक जगह, प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्टमेंट में अदर करंट एसेट में तो जाएंगे जाएंगे, एक्सपेंस में से लेस होगा। कैसा लगा? अब इनकम की चर्चा करते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो इनकम है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मिलना है, इनकम है, अभी मिली नहीं है, मिलना है, एसेट हो गई 35,000 और नीचे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम 40,000। क्लियर? अब ऊपर वाली एंट्री हो चुकी है, डेबिट बैलेंस है, एसेट है, कहां चला जाएगा? अदर करंट एसेट। इन्हीं में लिखता रहो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? कितना आ जाएगा? 35,000। और जो नीचे वाला है दोस्त, वो P&L में जो आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने एंट्री नहीं करी है इसकी, तो इनकम बढ़ जाएगी, अदर इनकम में प्लस कर देंगे नीचे वाला 40 और एसेट में तो ये आएगा ही आएगा 40। हाँ, एक्रूड की तरह ही हो गया। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग में हल्का सा फर्क होता है। पता है क्या होता है? मैं आपको ये भी बताता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। एक्रूड होता है जो हमने कमा लिया पर अभी मांगने का हक प्राप्त नहीं हुआ। जैसे देखो, मैंने बैंक में पैसे जमा करा, बैंक कहता भाई मैं तुम्हें 30 जून को और 31 दिसंबर को ब्याज दिया करूंगा। कब? 31 दिसंबर को मुझे ब्याज मिल गया, अब जनवरी बीता, फरवरी बीता, 31 मार्च आ गई, मुझे अपना P&L बनाना है। तो 3 महीने का मैंने ब्याज कमा तो लिया है, पर मैं बैंक से नहीं कह सकता यार तुम मुझे दे दो। बैंक क्या कहेगा? यार तुझे 30 जून कहा था ना, 30 जून को दूंगा, अभी क्यों मांग रहा है? तो वो एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। हाँ, वो हमने कमा लिया पर मांगने का हक प्राप्त नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। अब सपोज सुनो, वो तो एक्रूड हो गया, फिर अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता। अब जून को मेरा 6 महीने का ब्याज बन गया और बैंक मुझे दे नहीं रहा, वो कह रहा भाई 10 दिन बाद दूंगा। अब वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। नहीं समझ आया? यानी दोनों हमें मिलना है, बस फर्क क्या है? एक्रूड में भी मांगने का हक नहीं है, चुप बैठे रहो, बनता तो है, मांग नहीं सकते। और आउटस्टैंडिंग में भाई साहब दे यार, क्यों लेट कर रहा है, पैसे दे दे हमारे भाई। नहीं समझ आई बात? क्लियर? ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, एक्रूड का मतलब होता है भाई कमा लिया, मांग नहीं सकते यार, मांग नहीं सकते, मेन चीज ये। और ड्यू और आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? अब भैया डेट आ गई है 2, जैसे तुम नौकरी करते हो तो रोज काम कर रहे हो तो तुम्हारी रोज सैलरी एक्रू हो रही है, ये थोड़ी 3 दिन बाद मांगोगे तो एम्प्लॉयर कह सकता है भैया सैलरी हम देते हैं एंड में, आप मांगो मत, बात थोड़ी नहीं। तो वो एक्रू हो रही है, जब एंड आ जाएगी ना, जब तुम्हारा मांगने का हक प्राप्त हो जाएगा और वो नहीं देता, फिर उसको ड्यू कह लो या आउटस्टैंडिंग, एक ही बात। बहुत सारे बच्चे इस टर्म में कंफ्यूज होते हैं। आप देखो, आपको कंफ्यूजन दूर हुआ? बिल्कुल सिंपल कर दिया। ड्यू एंड आउटस्टैंडिंग आर वन एंड द सेम। एक्रूड मींस वी हैव नॉट द राइट टू डिमांड, बेसिकली ये बात। हम सब अच्छा, हमने आउटस्टैंडिंग इनकम भी कर लिया, अब प्री रिसीव्ड इनकम कर लेना। तो कोई इनकम है तो कमीशन बोल दो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 45,000, आउटस्टैंडिंग एडवांस कमीशन इनकम रिसीव्ड 50,000। एक मिनट गलती हो गई जरा, वो अभी ठीक है, मैं चेक कर रहा, टेस्ट दिया था बच्चों ने, देखा, देखिए बच्चे टेस्ट में पास हुए हैं, देखिए चॉकलेट बनती है इनकी इस बात। चलिए, ये 45 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी है। अब अगर ये ट्रायल बैलेंस में तो कहां कहां जाएगी दीपांश? एक चीज, एडवांस मिल गई है, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो अदर करंट लायबिलिटी यहां आ जाएगा 45। अब जो नीचे दिखाया हुआ एडवांस कमीशन इनकम रिसीव्ड, एंट्री नहीं करी इसकी, अभी इनकम बढ़ी हुई है, इनकम में जुड़ा हुआ है कमीशन, वहां माइनस करो, कमीशन डेबिट हो जाएगा, माइनस करो,
-85 और ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए यहां भी आ जाएगा। अब इसको पैक करो इनकम को। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है तो एक जगह जाएगी अदर करंट एसेट। अगर एडजस्टमेंट में दो जगह जाएगी, एक P&L में इनकम में ऐड होगी, दो अदर करंट एसेट में जाएगी। आउटस्टैंडिंग ऐड होगी। अब एडवांस इनकम है, अगर ट्रायल बैलेंस में है क्रेडिट बैलेंस होगा, एक जगह जाएगी अदर करंट लायबिलिटी। अगर एडजस्टमेंट में है एंट्री नहीं हुई है, एडवांस इनकम है, इनकम में से लेस करो ताकि इनकम ठीक हो और अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओ। अभी मुझे डर है कि आप सुन तो रहे हो भूल जाओगे, तो मैंने सारे पॉइंट देखिए लिखवा दिए। प्रीपेड एक्सपेंस देखिए आपके लिए सब लिखवाया हुआ। इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस टेक इट टू एसेट्स अंडर द हेड एडवांसेस। प्रीपेड को आप एडवांसेस में भी दिखा सकते हैं, अदर करंट एसेट्स की जगह एडवांसेस में दिखा, लोन्स एंड एडवांसेस। प्रीपेड को अदर करंट एसेट्स, ठीक है ना, प्रीपेड है ना, वो एडवांस हो गया ना, राइट। इफ गिवन इन एडजस्टमेंट तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। एक तरफ एक्सपेंस कम हो जाएंगे, दूसरी तरफ करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। क्लियर, हर चीज लिख भी दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अब तीसरी चौथी बार हो रहा है आपका। अगर ट्रायल बैलेंस में लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी में चली जाएगी। अगर एडजस्टमेंट में है तो इसकी एंट्री नहीं हुई, एंट्री करोगे एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। खर्चा है डेबिट कर दिया, लायबिलिटी है क्रेडिट कर दिया। अब P&L में खर्चा बढ़ जाएगा और अदर करंट लायबिलिटी में लायबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह एडवांस इनकम, एडवांस में लिए अगर ट्रायल बैलेंस में है एक जगह जाएगी अदर करंट लायबिलिटी, अगर ट्रायल बैलेंस में। अगर एडजस्टमेंट में तो एंट्री नहीं हुई, एडवांस इनकम, इनकम कम करो, इनकम कम करोगे तो डेबिट, और एडवांस आ गया हमारी लायबिलिटी है इसलिए एडवांस इनकम क्रेडिट। अब दो जगह जाएंगे, कहा P&L में इनकम में से कम होगी, दो अदर करंट लायबिलिटी में। तो रट गया होगा, न्यूमेरिकली भी दिखा दिया और आपको थ्योरी भी लिखवा देता हूं। अब आउटस्टैंडिंग इनकम अगर ट्रायल बैलेंस में है तो डेबिट बैलेंस होगा, एसेट है, अदर करंट एसेट में आएगी। अगर एडजस्टमेंट में तो एंट्री नहीं हुई, इनकम आउटस्टैंडिंग है, अभी करी नहीं एंट्री, इनकम बढ़ाओ, इनकम क्रेडिट होगी। आउटस्टैंडिंग हमको मिलना है, एसेट है, आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट होगा, एसेट डेबिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है। अब इनकम में ऐड करोगे P&L में और अदर करंट एसेट्स में दिखाओ। अब तो खून में मिल गया होगा आपके, सारा एग्जांपल से भी समझा दिया सारा का सारा पॉइंट और आपको थ्योरी भी दिखा दी। अब मजे से आप 5-7 मिनट लगा के इसको लिखो, माइंड में सेट करो। तो पहले थ्योरी लिखोगे, पहले वो एग्जाम्पल अपने आप में वैसे सब कुछ क्लियर करना। थ्योरी तो इसलिए कि भूल ना जाओ, तो आराम से लिखिए। अब क्लोजिंग स्टॉक की चर्चा करते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इसका मतलब उसका इफेक्ट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है परचेज के अंदर या रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर, तब वो सिर्फ एसेट्स में जाएगा। और अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो उसके दो इफेक्ट होंगे, उसकी चर्चा कर लिए। ट्रेडिंग में क्रेडिट कर दो, पर आजकल क्रेडिट करने की जगह जैसा भी कराया था शेड्यूल 6 में, एक्सपेंसेस में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके दिखा देते हैं, जिसका पॉइंट हमने अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। थोड़ा यादगार के लिए नोट है, आप लिख लें, अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये पॉइंट तो डिस्कस चर्चा में हो चुका। ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब है कि एंट्री क्या हुई होगी, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, तो परचेज कम हो चुका होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और अगर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में आ चुका है तो इसकी एंट्री क्या हो चुकी होगी, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, तो परचेज में से ऑलरेडी वो माइनस हो चुका है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। तो इसका मतलब वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही है। एडजस्टेड परचेज का मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही है, यानी कि उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। उस केस में जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक होगा वो क्लोजिंग वाला होगा, ओपनिंग वाला नहीं होगा। वो सीधा कहां जाएगा, बैलेंस शीट। लिख लीजिए। टिपिकल पॉइंट्स करेंगे बचे हुए फाइनल अकाउंट्स। अब जो पॉइंट्स हम करना चाह रहे हैं इस पर
जैसे पॉइंट्स हैं उन पे पॉइंट्स पर ही क्वेश्चन आ जाता है 4-6 नंबर। तो आपने समझना है। पहला है डिविडेंड। बेटे डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश के रूप में बांट देती है, कैश दे देती है। तो जब डिविडेंड बांटा जाता है तो एसेट साइड पर कैश कम हो जाता है और लायबिलिटी साइड पे रिजर्व्स कम हो जाते हैं। रिजर्व्स में जो P&L होता है वो कम होता है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो P&L कम हो जाएगा, पैसा जा रहा है तो कैश कम हो जाएगा। तो एसेट और लायबिलिटी दोनों पे इफेक्ट आए। बेटे डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो डायरेक्टर्स बिना शेयर होल्डर की परमिशन से साल के दौरान 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अपने आप दे देते हैं। ऐसा वो तब करते हैं जब उन्हें काफी कॉन्फिडेंस होता है कि हमने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है और ये डिविडेंड बाद में शेयर होल्डर्स मीटिंग में पास कर देंगे कि हाँ ठीक किया। जब उन्हें ये 2 कॉन्फिडेंस होते हैं तब ये वो डिविडेंड दे देते हैं। इस डिविडेंड को जब पे किया जाता है तो इंटरिम डिविडेंड डेबिट किया जाता है, क्योंकि खर्चा हो रहा है, एप्रोप्रिएशन हो रहा है, इसलिए आप उसको डेबिट कर दो। जब आप इंटरिम डिविडेंड देती है तो गवर्नमेंट भी कूदती उछलती आ जाती है, हमें टैक्स दो, हमें टैक्स दो। उस टैक्स को आप DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, या CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कहते हैं। ये भी आपका खर्चा हो गया, इसलिए आपने डेबिट कर दिया और टू बैंक यानी पेमेंट हो गया। अब ये दोनों आइटम्स इंटरिम डिविडेंड और CDT ट्रायल बैलेंस में आ जाती है, क्योंकि इसकी तो एंट्री हो गई है। अब जब ये ट्रायल बैलेंस में आ गई तो कहां जाएंगी? एक जगह। कहां जाएंगी? एक जगह। ये चली जाती है आपके एप्रोप्रिएशन। याद करो, मैं करा चुका हूं ये पॉइंट आपको। रिजर्व्स का शेड्यूल, P&L का शेड्यूल लास्ट क्लास में कराया था। ओपनिंग बैलेंस याद करो, माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, माइनस इंटरिम डिविडेंड, माइनस प्रपोज डिविडेंड करा चुका हूं। ये वहां लेस हो जाएगा, लिखा भी है नीचे, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन नोट्स टू रिजर्व्स। आप निकाल लीजिए, कल ये पॉइंट करा दिया गया। एक बार इसको भी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। विजुअल प्रेजेंटेशन का यही मजा है, देखते ही आपको याद हो गया होगा। नोट का शेड्यूल याद है? जब आप पूछे थे सर H कैसे आ गया सीधा, तो मैंने कहा वो बीच में बहुत सारे रिजर्व्स होते। याद आया? दूसरा डिविडेंड होता है प्रपोज्ड, वो इसी के साथ चिपक जाता है। CDT बेटा आप इसको समझिए, वो इसका हाथ है, जहां आप जाएंगे हाथ साथ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता आप कहीं पहुंच गए, व्यक्ति मुझे भी हाथ का ओह यार घर बुलाया। CDT तो समझ लीजिए इंटरिम डिविडेंड के साथ चिपका हुआ है, जहां 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 तू वहां मैं, उसके साथ आ जाए। ये होगी और इसके बाद वो ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा, और ट्रायल बैलेंस से जब हम P&L बनाते हैं तो ये एंट्री होती है। प्रैक्टिकली आप ये वाली एंट्री करते ही नहीं, क्योंकि आप तो P&L बिना एंट्री के बनाते हो ना, इसलिए ये एंट्री आपको दर्शन नहीं होती। पर जब आप कंप्यूटर में करेंगे तो कंप्यूटर तो ऐसे थोड़ी बना देगा, वहां तो एंट्री करता है। क्लियर? अब प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं और इसका जो परमिशन है वो शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में देते हैं, उसके बाद ये पे हो जाता है। जब डायरेक्टर्स इस डिविडेंड को प्रपोज करते हैं तो एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिटेड, P&L एप्रोप्रिएशन है इसका मतलब, टू प्रपोज डिविडेंड और टू CDT ऑन प्रपोज डिविडेंड। ऐसा करने से नोट करिए ये यहां पर माइनस हो जाता है, इधर किसमें? रिजर्व्स के नोट्स में, P&L में से। और चूंकि ये क्रेडिट भी हुआ है तो इसलिए ये चला जाता है
अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, याद करो हेड होता है करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये वहां चला जाएगा, ये वहां चला जाएगा क्योंकि अभी हमने प्रपोज किया, पे नहीं हुआ, तो बैलेंस शीट में चला गया। उसके बाद बैलेंस शीट की कॉपी शेयर होल्डर्स के पास चली जाती है, जिसमें उनको इन्विटेशन भी होता है कि भाई इस डेट को एनुअल जनरल मीटिंग हुई। तो अभी ये प्रोविजन है, सिर्फ हमने सोचा है। फिर एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, अभी तो यहां आ जाएगा ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। इंटरिम नहीं आता है क्योंकि इंटरिम तो पे हो चुका है, वो तो सीधा P&L में से लेस हो जाता है, वो तो पे होता है ना सीधा। अभी तो बोला आपको इंटरिम दो जनरल मीटिंग के बीच में होता है और वो डायरेक्टर्स बिना शेयर होल्डर की परमिशन के पे कर देते हैं। अभी तो बोला आपको, उसमें 2 बैंक किया था, याद करो आप, इसमें 2 बैंक नहीं हुआ, अभी ये प्रपोज हुआ है। उसके बाद मीटिंग होगी, मीटिंग में शेयर होल्डर जैसे आप बैठे हैं ऐसे बैठे होंगे, मैं डायरेक्टर हूंगा, मैं कहूंगा भाई आई प्रपोज दिस डिविडेंड। अब आपको कुछ मिल रहा है, आप तो पागल हो जाएंगे खुशी के मारे, आई सेकेंड आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तो आप पास कर देंगे मोटा मोटा, और वो डिविडेंड क्या हो जाएगा, पेएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेएबल। तो तब ये दोनों प्रपोज वाली चीजें क्या बन के क्रेडिट होंगी, पेएबल। यानी अब ये हमारी करंट लायबिलिटी बन गई है। क्या बन गई है, फिर थोड़े दिन में आप इसको पे कर देंगे तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी और बैंक से पेमेंट हो जाएगी। तो इंटरिम में उल्टा होता था, 2 बैंक पहले होता था, P&L में बाद में जाता था, और प्रपोज में पहले P&L में जाता है, लेस होता है, और 2 बैंक परमिशन लेने के बाद। नहीं समझे आप? कई लोग एक एंट्री और डाल देते हैं, जब ये पे होता है ना, जब पेएबल हो गया तो क्या करते हैं, ये मतलब आप करो ना करो एक ही बात है, मतलब वो क्या करते हैं, वो पैसा एक अलग बैंक में डाल देते हैं, रिपीट, तो उसका नाम रख देते हैं डिविडेंड बैंक। तो डिविडेंड बैंक 2 बैंक, नहीं समझे आप? मतलब जैसे 4 करोड़ का डिविडेंड देना ना, 4 करोड़ रुपए अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से निकाले और बैंक में एक और खाता खुलवा दिया डिविडेंड बैंक, उसमें डाल दिया। उसके बाद जब पेएबल होता है तो यहां पर 2 बैंक की जगह आप क्या लिख दोगे, 2 डिविडेंड बैंक। नहीं समझ आई बात? वो सीधा 2 बैंक कर दो, एक ही बात है, वो तो कट जाता है डिविडेंड बैंक। लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा करते हैं क्योंकि वो पैसा अलग कर देते हैं कि भाई अब ये शेयर होल्डर्स को देना है, वो बैंक अकाउंट में नहीं देखते। कल को एक आध चेक डिसऑनर से अच्छा नहीं लगता। अब बताइए पूरा समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में मीटिंग, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, विद इन अ ईयर, अभी कुछ दिन में मीटिंग हो जाएगी और उसमें डिक्लेयर हो जाएगा, फिर पे हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ? शॉर्ट। वो तो दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो अब जब अगला ट्रायल बैलेंस बनेगा तब तक तो ये पे पाके होके खत्म हो लेगा। ये दोनों जो एंट्रीज है इस बोर्ड पे जो है, ये ट्रायल बैलेंस में थोड़ी नजर आएंगी, क्योंकि अगला ट्रायल बैलेंस तो अब अगले साल के एंड में बनेगा, तब तक तो उसके बीच में तो ये पे हो गया, खत्म हो गया। कैसा लगा राजे? बड़ी नॉलेज एक्वायर करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे चटनी बनाया था टॉपिक, पहले मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, उसको और डिटेल में जाके एकदम परफेक्ट सीख जाए। अब तो पूरा क्लियर हो गया। आगे की बात समझ में? अच्छा प्रश्न है कि ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। अभी ट्रायल बैलेंस बना का है, ये मान लो एंट्री हो रही है जुलाई में, अगस्त में जब मीटिंग होगी उसके बाद, अब ट्रायल बैलेंस तो 31 मार्च के बाद बनेगा, तब तक तो ये निपट ही गया। नहीं, मेरी बात समझ। 21 तारीख को अभिनव की शादी है, बुलाया उसने आपको, आप भाई साहब नहीं आ पाए, 26 को जा रहे हो, मेरी पार्टी का वो भाई साहब वो हो गई, लेट हो गया। अब तो फोटो में देख सकते हैं, देखिए रसगुल्ला खा रहा है, ये गुलाब जामुन भी थे। नहीं समझे? यानी अगली ट्रायल बैलेंस तक तो ये सब चीजें निपट के खत्म हो ली। चेक करो ना, देखो इधर देखो, पहले आपने उसे प्रपोज डिविडेंड क्रेडिट किया था, सीडीडी क्रेडिट किया था, वो यहां डेबिट होके खत्म हो लिया। नई चीज पैदा हो गई, क्या? डिविडेंड पेएबल और सीडीडी पेएबल, वो नीचे वाले में डेबिट होके खत्म हो लिया, बैंक में पैसे कम हो गए, तो अगले ट्रायल बैलेंस तक तो कुछ आएगा ही नहीं। अब मेरे को लगता है परफेक्ट नॉलेज हो गई आपके मन में, सारे डाउट निकल गए। अच्छा लग रहा है मुझे, बढ़िया लगा आपको? इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, अमाउंट बोल देंगे, 3 एंट्री रिटर्न करनी, इसमें चाहो तो चौथी भी कर सकते हो। समझ गए ना ये वाली, कि वो पैसा अलग करने वाली? कई बार मैंने देखा बुक में की हुई है और कई बुक में नहीं की।
थम्स अप, बढ़िया क्लियर हो गया। अब इसको आराम से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बेहतरीन पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आदमी को हिला दे। इसकी चर्चा आज की जाएगी, क्वेश्चन अगली क्लास में किए जाएंगे, ताकि ये टॉपिक 2 बार डिस्कस हो जाए, क्योंकि एक बार में ये जो है आम बच्चा नहीं समझ पाता, और आप मैंगो स्टूडेंट्स हो, आम बच्चे, आप इसको नहीं समझ पाओगे। एक बार आपने आम से खास बनना है, मैंगो से स्पेशल मैंगो बनना है, मैंगो से शेक बनना है। अब सुनिए ध्यान से, मैंने एक्चुअली तुम्हें चाहता हूं तुम्हारे मन में बस जाए, तुम्हारे मन मुंह से एक ही आवाज निकले, मेरे मन में टैक्स, तन में टैक्स, रोम रोम में टैक्स बसे। आइए देखो, इसको समझिए थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। हमने नया नया बिजनेस शुरू किया है, नया नया काम स्टार्ट किया है, पहला साल है, साल खत्म होगा 31 मार्च को, पर गवर्नमेंट में सब्र नहीं है। गवर्नमेंट कहती है 31 मार्च तो बाद में आएगी, प्रॉफिट तो तुम साल के दौरान कमा रहे हो, 31 मार्च के बाद दोगे, पता नहीं लापता ही ना हो जाओ। कहां से आएगा टैक्स? प्रभु का बुलावा आ गया तो गवर्नमेंट तो ऊपर जाएगी नहीं टैक्स लेने। तो गवर्नमेंट ने सिस्टम क्या बनाया है कि साल के दौरान अंदाजे से टैक्स जमा कराते हो। इनकम टैक्स एसएससी को साल के दौरान ही अंदाजे से टैक्स जमा कराना होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, आपकी फीस आती है, तो मैं भी साल के दौरान एडवांस टैक्स जमा कराता रहता हूं, अंदाजे से भी इतने पैसे हो गए, इतनी कमाई लगभग हो गई होगी। मैं क्या, हर व्यक्ति को साल के दौरान टैक्स जमा कराना। तो ये जो साल के दौरान आप टैक्स जमा कराते हैं, इसको एडवांस टैक्स नाम दिया जाता है। एडवांस टैक्स नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि अभी हमने हिसाब किताब फाइनल करने के पहले जमा करा दिया। वैसे एडवांस नहीं है, क्योंकि कमा के ही तो जमा करा रहे हो, जेब से थोड़ी करा रहे हो। नहीं समझे बात? एडवांस का यह मतलब क्या है? फाइनलाइजेशन ऑफ टैक्स अमाउंट से पहले जमा करा। तो मान लीजिए, अब हम इतना एग्जाम्पल लेते हैं, हमने नया नया धंधा शुरू किया है और हमने साल के दौरान 60,000 रुपए एडवांस टैक्स जमा करा दिया। इसमें कोई डाउट? बेटा अंदाजे से तो डॉक्टर भी दवाई दे देता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं मेरे पेट में यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर उसको खोल के थोड़ी देखता अंदर क्या है, वो एक अंदाजा लगाता है, पूछता है बेटा दर्द कब होता है? आप कहते हैं इस वक्त। दर्द से पहले क्या होता है, दर्द के बाद क्या होता है, वो अंदाजे से क्या दे देता है, दवाई, और आप हैरान रह जाते हो, 2 डोज खाते ही दर्द गायब हो जाता है। वो तो मुश्किल काम है। ये तो आमदनी पे अंदाजे से टैक्स लगाना है। बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, फीस दे रहे हैं, मैं कोई काम कर रहा हूं, उसमें सेल हो रही है, माल बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं, मुझे तो पता चल गया कि भैया कितना आ रहा है। बस ये है कि पूरा कैलकुलेटर में बैठ के हिसाब किताब बनाने की जरूरत नहीं है। एक अंदाजा लगा लिया कि भाई इतने बच्चों की फीस आ गई है, इतना बिजली का बिल चला गया है, इतना टेलीफोन का बिल चला गया है, इतना ये खर्चा हो गया, एक रफ आइडिया लग जाता है। वो एग्जैक्ट नहीं होता। इवन आप एग्जाम दे के आओ तो देख मन में भावना नहीं पैदा कर लेते इतने मार्क्स आएंगे। ये अलग बात है, किसी को बताते नहीं हो। पेपर दे के आते हो, पता हो जाता है भाई साहब पेपर कैसा हुआ है, आपको पता होता है, अंदाजा लगा लेते हो, पर वो अंदाजा गलत भी हो जाता है कई बार। कई बच्चे भाई साहब रिजल्ट के बाद जीभ निकाल के आ जाते, हाँ मैं तो 80 सोच रहा था सर, पूछा कितने आए, 8 आए सर। ऐसा भी अंदाजा होता है। ऐसे ही बच्चे कई बार हैं, सर कमाल हो गया। मेरे क्या हुआ? सर मेरे 70 नंबर आ गए। मेरे क्यों? तो कमाल क्या है? सर मैंने किया 60 का था। समझ नहीं, ये तो वाकई कमाल हो गया। ऐसे भी मजाक, आपको मजाक लग रहा हो, हर साल दोनों तरह के बच्चे आते। देखो वो मानसी जी भी कह रही है कि ऐसा होता है, कहते जी 60 का किया था 70 आ गए, प्रभु की लीला है। तो कोई इसमें परेशानी तो नहीं राजे अंदाजे में? अंदाजा है, कोई ऐसी खास बात वो लगा लेते। जो जिस प्रोफेशन में होता है ना बेटा, उसको उस चीज का अंदाजा होता है। जब आप जिस प्रोफेशन में जाओगे,
मतलब मैं डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया, उसका पर्पस क्या कहने का कि जो जिस काम में होता है उसको उसका अंदाजा लगाना आता है, वो सीख जाता। क्लियर? अब साल एंड हुआ मेरा 31 मार्च को। अब देखो ये हुआ ना, 31 मार्च को बैठ गए हम पूरे रिकॉर्ड लेके, सारी एंट्रियां की जैसे करते हैं, पूरा हिसाब किताब बनाया, देखा कितना प्रॉफिट आया, फिर अपने आप अपने अंदाजे अपने हिसाब से हमने उस पर टैक्स निकाला। हमने देखा कि भाई ये तो 70,000 बनता है। क्या बनता है? तो हमने वो 70,000 प्रोविजन क्रिएट कर, पहले अंदाजे से दिया था 60 दिया, अब बनना हमारे हिसाब से कितना 70, उसका प्रोविजन नहीं, क्योंकि जो पहली एंट्री की है वो आपने प्रोविजन से थोड़ी की है, वो सेपरेट एंट्री है। उल्टा अब आप ये कहोगे कि 70 का मेरा हिसाब से टैक्स बनता है, मैं 60 का दे चुका हूं, 10 मेरा बकाया है। कैसा लगा? अब आपकी बैलेंस शीट बनेगी, ध्यान दें, उसमें यहां करंट टैक्स के सामने 70 लिखोगे, ये P&L है। बेटा बहुत बढ़िया कराता हूं मैं आपको, सारी स्लाइड मैंने बनाई होती है, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता रहता हूं कहां आएगा, विजुअल प्रेजेंटेशन हो जाता, नहीं तो हवा में बोलता रहता आदमी, वहां आएगा वहां आएगा, आप भी हाँ वहां आएगा वहां आएगा। या दिख रहा है आपको कि हाँ भाई ये वही P&L है, इसमें हम दिखाते थे करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स हमने सर से पूछा था, सर ने कहा था ये फाइनल में सीखोगे, हल्का सा आइडिया दे दिया था डेफर्ड टैक्स का, याद करो। तो यहां दिखाओगे प्रोविजन फॉर टैक्स 70 जो आपने क्रिएट किया, और ये 70 चला जाएगा इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन 70, जैसे प्रपोज डिविडेंड जाता है, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो नीचे एडजस्टमेंट में बोला होता है इतना प्रोविजन क्रिएट करना है, परसेंटेज बोली होती है। तो एडजस्टमेंट वाली आइटम के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। एक इफेक्ट कहां हुआ? P&L में दिखाया, दूसरा इफेक्ट कहां हुआ? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में दिखाया। और एडवांस टैक्स तो आपने साल के दौरान पे किया हुआ है, तो ये ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। जैसे याद करो अभी इससे पिछले टॉपिक में इंटरिम डिविडेंड गया था, ये भी एडवांस टैक्स कहां होगा बेटे? ट्रायल बैलेंस। कौन सी समझ नहीं आया? क्योंकि ये तो एंट्री साल के दौरान हुई, ये एडवांस टैक्स ट्रायल बैलेंस में होगा, और ये फिर हमारा एडवांस है, इसलिए बैलेंस शीट में ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा 60,000। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए। कई लोग इस 60 को यहां नहीं दिखाते हैं, वो इस 70 में से माइनस करके यहां 10 दिखा देते हैं। बात तो क्या हो गई? सेम। उनका कहने का मतलब है भाई 70 का प्रोविजन है, 60 तो मैं दे चुका हूं, 10 ही तो रह गया। कई लोग कहते नहीं, हम 70 यहां दिखाएंगे और 60 यहां दिखाएंगे। भाई साहब साल खत्म हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गई, चले गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगला साल शुरू हो गया। अगले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हमारा जो टैक्स है उसको फाइनलाइज करेंगे। इसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अगर वो फाइनलाइज नहीं करते तो इसका मतलब उन्होंने जो 70,000 हमने प्रोविजन क्रिएट किया था उसी को ठीक मान लिया है, तो बाकी का 10,000 हम पे कर देंगे अपने। लेकिन अगर वो फाइनलाइज करते हैं तो ज्यादा भी मांग सकते हैं, कम, ज्यादातर केस में ज्यादा ही मांगते हैं। इतने सौभाग्यशाली हम नहीं होते कि वो कम जाते थे, तो कम भी एक आध केस में हो जाता। अब समझिए बात को, जब अगले साल हमारा केस फाइनल होता है तो हम सोचते हैं एक अकाउंट बनाएंगे अलग से जिसमें केस की सारी बातें नजर आएंगी, और इस अकाउंट का नाम हम रखते हैं टैक्स पेएबल ऑब्लिक रिफंडेबल। क्योंकि अब फाइनलाइज करेंगे तो हो सकता है टैक्स देना बने और हो सकता है टैक्स लेना बने। अब मान लीजिए हमने कितना प्रोविजन क्रिएट किया था बेटा, आप बताइए? 70। तो उस प्रोविजन को हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से निकालकर इस अकाउंट में डालेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस था बेटा? क्रेडिट। अब उसमें से जब निकालेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट करेंगे 70, और वो कहां चला जाएगा? टैक्स पेएबल ऑब्लिक रिफंडेबल, वो यहां आ गया 70। इसी तरह इससे रिलेटेड एडवांस टैक्स कहां पड़ा है बेटा? एडवांस टैक्स अकाउंट, उसको भी वहां से निकाल के कहां भेजोगे?
टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल में, ताकि सारी चीजें आमने सामने आ जाए। बेटा एडवांस टैक्स का बैलेंस क्या था? वेरी नाइस, गुड, डेबिट था। अब उसको कैसे खत्म करेंगे? क्रेडिट। 60,000 अमाउंट था, याद करिए, 60,000 क्रेडिट किया और टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल में आ गया, आमने सामने आ गया है आइटम। 70 का प्रोविजन, 60 का एडवांस टैक्स। देखिए कितना आनंद आ रहा है, आ गया सब। अब इनकम टैक्स वाले फाइनलाइज करेंगे। अब ये खूबसूरत सी बच्ची बताएगी अपने अंदाजे से जो इसको पसंद है, इनकम टैक्स वालों ने कितना फाइनलाइज किया टैक्स। इस 70 तो हमने फाइल किया है ना, कोई फिगर ऊपर नीचे की बोल दो, इतना टेंशन मत लो, इतना टेंशन का बात नहीं, आपने टैक्स नहीं देना है। 90,000। अब इनकम टैक्स वालों ने कितना मांगा बेटा टैक्स? 90,000। हमने कितना क्रिएट किया था? हमें नुकसान हो रहा है फायदा? तो अब नुकसान हो रहा है, P&L डेबिट होगा और यहां पर टैक्स रिफंडेबल क्रेडिट होगा 20,000। लॉजिक समझो, 70 हमने क्रिएट किया, वह मांग रहा है 20, हमने 20 और क्रिएट कर दिया, तो उसका एंट्री अगले पेज पे दिखाई है मैंने, वो ये हो जाएगी P&L डेबिट टू टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल। अच्छा मजा आ रहा है? आप सही से बताइए, पूरा एकदम लाइव सेशन करा दिया इसका, बढ़िया दिख रहा होगा आपको एक चीज। मैं चेक करता हूं, ये बच्चा बताएगा। मान लो इनकम टैक्स वाले कहते 65, तो क्या एंट्री करते आप बताइए? वेरी गुड, बच्चे ने बिल्कुल सही बताई, टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल डेबिट टू P&L। यानी अगर एक्सेस प्रोविजन हुआ है हमारा तो उससे कम कर देंगे, फायदा हो जाएगा, P&L क्रेडिट हो जाएगा। और अगर इनकम टैक्स वाले ज्यादा मांग रहे हैं तो P&L डेबिट हो जाएगा। अब केस फाइनल हो गया। अब ये देखिए अमन जी बताएंगे, अमन हमारा टोटल कितना टैक्स देना या लेना बनता है? 30,000 देना। देखिए बिल्कुल सही बताया बच्चे ने, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर अब इस साइड आ रही है, किस साइड? डेबिट साइड। 30,000 देना बनता है। मान लो एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, मैंने एडवांस टैक्स जमा कराया होता है 1 लाख, तो बाय बैंक कर देता है। अब बताओ मजा आया कि नहीं? आप कह रहे मुश्किल है, मुश्किल है, गड़वा दिया आप, नहीं समझ आया। अब इस साल मैंने पिछला केस कंप्लीट कर दिया, आप मानेंगे बेटा? पिछला केस कंप्लीट हो गया, पर इस साल का मैं फिर एडवांस टैक्स जमा कराऊंगा। वो तो हर साल प्रक्रिया चलेगी ना भाई साहब। आपने कल खाना खाया था, आज खाओगे कि नहीं खाओगे? तो जो पिछला हिसाब तो आपने बराबर कर दिया, लेकिन इस साल का तो एडवांस टैक्स दोगे जो चालू चल रहा है। मान लो इस साल का आपने एडवांस टैक्स, धंधा बढ़ गया, आपका बिजनेस बढ़ गया, आपने अंदाजे से 1.5 लाख जमा करा दिया, और फिर साल के एंड में क्या करोगे? फाइनल करोगे, फिर प्रोविजन क्रिएट करोगे इस साल की इनकम पर। अच्छा सॉरी, वो अगले पेज पर मैंने एंट्री पढ़ी नहीं, सॉरी, ये तो रिफंड वाली एंट्री बता दी ना मैंने आपको, वो अगले पेज पे आ रहा है। गुड, मैं चेक कर रहा था। अभी वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमने 30,000 पे कर दिया अभी के क्वेश्चन के हिसाब। ये तो मैंने आप कौन सा केस क्लियर कर दिया? पिछला साल वाला। अब वो कंटिन्यूटी चलेगा, इस साल फिर मेरा केस चलेगा, तो इस साल फिर वो 2 एंट्रीज होंगी। यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। कौन कौन सी? एडवांस टैक्स टू बैंक, और फिर साल के एंड में P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्स। नहीं समझे? और ये वाला केस अगले साल फ्री हो, फाइनल हो, फिर वही वाला सब हुआ, फिर अगले साल भी 2 एंट्री। बात समझ गए होगे ना? हर साल पिछला एक केस फाइनल होगा और अगला केस का तैयारी चलता रहेगा। अब तो मजा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताओ। तो यानी देखा जाए हर साल एंट्रीज कौन कौन सी होगी जब कंटिन्यूइंग है। देखो अगर तो पहला साल है फिर तो 2 ही एंट्री होगी, एडवांस टैक्स और प्रोविजन की, बस। और फिर उसके बाद हर साल क्या होगा? एक केस निपटेगा, तो उस साल का एडवांस टैक्स, उस साल का प्रोविजन टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल में जाएगा, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया। उस साल का फिर डेफिशिएंट या एक्सेस टैक्स का एंट्री करोगे, उसका फिर रिफंड ले लोगे या जो बचा हुआ टैक्स है पे करोगे, वो केस निपटाओगे और फिर उस साल की एडवांस टैक्स और प्रोविजन की एंट्री होगी। सबसे बताओ पूरा क्लियर हुआ? क्वेश्चन इसका अगली क्लास में करेंगे, और चीज समझ में आई है? पूरा गा गा के मैंने गिरा दिया ताकि बच्चों को अच्छा लगे। पूरा पिक्चराइजेशन हो गया, माइंड में इमेज बनी है पूरी। अब इसको आप फटाफट लिख लें ताकि ये काम